प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृतिका पाठ्यपुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग संस्कृत व्याकरण से संस्कृत का शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला अध्याय जो है वह संस्कृत वर्णमाला से है। कोई भी व्याकरण को जानने के लिए हमें 3 चीज़ों पर विचार करना होता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। पहले वर्णों को अर्थात सब अक्षरों को जानते हैं, उसके बाद शब्दों को जानते हैं और तब वाक्यों को जब हम जानने लगते हैं तो हमें व्याकरण का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसलिए हम लोग इन तीनों चीज़ों में सबसे पहले वर्ण विचार को जानने के लिए संस्कृत वर्णमाला को जानेंगे। संस्कृत वर्णमाला को जानने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी इसकी लिपि है। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषा है, यानी सबसे पुरानी भाषा है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को ही कहा जाता है। तो सबसे पहला जो तथ्य है वह है वर्ण। वर्ण या अक्षर, जिसे हम लेटर कहते हैं, किसे कहते हैं यह? तो वर्ण या अक्षर अर्थात वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? बोले गए ध्वनियों के लिखित चिन्हों को जो है वह वर्ण कहा जाता है। यानी लिखित चिन्हों का जो सबसे छोटा रूप होता है उसे कहते हैं। तो सबसे छोटा रूप जो है ध्वनि का जो होता है वह अक्षर ही होता है। इसलिए कहेंगे उच्चारित ध्वनियों के यानी बोले गए ध्वनियों के लिखित चिन्हों के सूक्ष्मतम रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है एक व्यवस्था से रखा गया होता है। जो वर्ण जैसे बोले जाते हैं उसी प्रकार से रखा जाता है। जैसे माला में फूल पिरोए जाते हैं तो फूलों को पिरोने का क्रम होता है। जिस क्रम से हम लोग पिरोते हैं उस अनुसार से माला सुंदर माला बनती है। वैसे ही वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, परंतु हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। संस्कृत तथा हिंदी वर्णमाला की लिपि जो देवनागरी है, दोनों भाषाएं समान लिपि में लिखी जाती हैं। इसलिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति को संस्कृत से हुआ माना जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, अतः संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी या माता कहा जाता है। हिंदी भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग, तत्सम जो शब्द का संस्कृत रूप माना गया है, जिसे वह ज्यों का त्यों संस्कृत में प्रयोग होता है, तो हिंदी भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। इसलिए जब हम तत्सम शब्दों को जानते हैं तो हमारे पास शब्दों का स्टॉक होता है, शब्दों का कोश होता है और ज़्यादातर वोकेबलरी स्टॉक होने के कारण से हम अच्छी तरह से हिंदी को बोल पाते हैं और समझ पाते हैं। इसलिए हम शुद्ध और सही हिंदी को जानने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम संस्कृत भाषा को जानें। संस्कृत वर्णमाला के वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ।
तो संस्कृत में स्वर कुल 13 होते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं यह जानना भी आवश्यक है। आप हालांकि हिंदी में भी जान रहे हो, इसमें परिभाषाओं में कोई अंतर नहीं है। जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वरों की संख्या, कुल संख्या 13 है, जो यहाँ इस प्रकार से है: अ, आ, ई, उ, री, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। री के बाद जो ऋ होता है यह हम व्याकरण में जानेंगे, व्याकरण में पढ़ते हैं, लेकिन लृ का प्रयोग हम अभी 5वीं, 6वीं और 7वीं कक्षा में नहीं जानेंगे, क्योंकि यह वेदों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह स्वर है, इसीलिए स्वरों के रूप में हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन कौन से स्वर होते हैं। इसलिए ऋ और लृ यह 2 अतिरिक्त स्वर हैं जो संस्कृत में आए हैं, और इन्हीं 2 वर्णों के कारण से संस्कृत और हिंदी में भिन्नता होती है। ऋ और लृ 2 भिन्न वर्ण हैं जो हिंदी में नहीं होते हैं। इसलिए हिंदी में 11 लेकिन संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। क्लियर है? तो इसके अनुसार से हम लोग कह सकते हैं जो स्वर होते हैं वह स्वर कुल 13 होते हैं। व्यंजनानि यानी व्यंजनों का यह समूह है जिसमें देख रहे हैं सबके नीचे हलंत लगा हुआ है। तो व्यंजन की परिभाषा को जानना आवश्यक है। सबसे प्रथम में व्यंजनानि, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं, यानी व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 है। इसमें सभी वर्णों में हलंत लगा हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं। सभी का वर्ग के अनुसार से नाम है। क वर्ग में जो समूह का पहला अक्षर है उसके नाम से वर्ग है। तो यह क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं इसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श वर्ण कहा जाता है। क, ख, ग, घ, अंग यह क वर्ग में आते हैं। च, छ, ज, झ, य यह च वर्ग में आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण यह ट वर्ग में आते हैं। त, थ, द, ध, न यह त वर्ग में आते हैं। प, फ, ब, भ, म यह प वर्ग में आते हैं। इसके पश्चात जो वर्ण होते हैं य से ह तक, उसमें 4 वर्ण य, र, ल, व इन्हें अंतःस्थ कहा जाता है। इसके उच्चारण में स्वर हृदय से निकलता है, यानी अंदर से निकलता है, और इसके उच्चारण में आंशिक मुंह के आंशिक भागों को हवा छूती है, और यानी जिह्वा छूती है नहीं के बराबर, इसलिए कहा जाता है अंतःस्थ। इसे य, र, ल, व इसमें हवा जो है वह स्वर ग्रंथि से रगड़ खाकर बाहर निकलती है अंदर से, इसलिए इसे अंतःस्थ कहा जाता है। य, र, ल, व। इसके बाद जो 3 स्व है जिसे हम 3 नाम से जानते हैं, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, इसे कहते हैं श। इस तरह से कहते हैं श, स और स। जिसे श कहते हैं, श का उच्चारण करेंगे, इसमें जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, तब बोलते हैं श। और श कहेंगे तब इसमें जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, और जब स कहते हैं तब जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसे तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व कहते हैं, और ह कहा जाता है। इन तीनों स्व के तथा ह के उच्चारण में
उष्मा यानी उष्म, हवा गर्म होकर बाहर निकलती है, हवा मुंह से रगड़ खाकर गर्म होकर निकलती है, इसलिए इसे उष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं व्यंजन में जब भी हम व्यंजन को बोलते हैं, इसमें बोलते हैं तो इसमें इसके साथ अ का उच्चारण हो रहा है और अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए और इसके साथ समाहित हो जाता है और उसमें से जो यह हलंत यहाँ लगा हुआ है वह हलंत हट जाता है। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे, लिख करके बोलने का अभ्यास करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो कि ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। ओ के साथ जुड़कर यानी अंग और अ यह दो वर्ण अयोगवाह होते हैं, जिन्हें हम लोग अनुस्वार और विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ण ज़्यादातर ओ तथा अन्य स्वरों के साथ लिखे जाते हैं। ओ के साथ में हो सकता है, आ के साथ में भी होता है, यह हो सकता है, या इसका प्रयोग जो अन्य स्वर है किसी भी स्वर के साथ में इसका प्रयोग हो सकता है। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग यानी यह स्वर नहीं होता है। ओ से लेकर के ओ के साथ और अन्य स्वरों के साथ भी इसे लिखा जाता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह। और यह स्वरों में भी नहीं आता है और व्यंजन में नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ इसकी मात्रा लगी होती है। इसके पश्चात है संयुक्त व्यंजन, जो यहाँ दिख रहा है। संयुक्त व्यंजन में जो वर्ण दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे दो भिन्न भिन्न अलग अलग व्यंजनों के मिलने से इन व्यंजनों का निर्माण होता है। तो जो वर्ण दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श के मिलने से बनता है क्ष, त और र के मिलने से बना त्र, श स और र के मिलने से बना स्र, द और व के मिलने से बना द्व। जैसे ज और य के मिलने से बना ज्ञ, स और र के मिलने से बना स्र, द और य के मिलने से बना द्य, और द और ध के मिलने से बना दध। तो इस प्रकार से दध, हाँ, जैसे बुद्धि कहते हैं, बुद्धि में दध का प्रयोग आता है, बुद्धिमान में दध का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जिन व्यंजनों का निर्माण होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद स्वरों को की अपनी मात्रा होती है और स्वरों को मात्रा के साथ में लिखा जाता है। जैसे क के साथ में जोड़ते हैं तो कहेंगे क और अ के मिलने से बना क, सब में हलंत है, क और अ के मिलने से क बना है, और क और ई के मिलने से की, क और उ के मिलने से कु, क और री के मिलने से क्री, क और ए के मिलने से के, क और ओ के मिलने से को। तो इस प्रकार से हम क्रम को पढ़ सकते हैं। क अ के मिलने से क आ के मिलने से का, क और ई के मिलने से की, क हर्षिकार की, क और ई के मिलने से की, जैसे यानी क दीर्घिकार की। यह दीर्घी मात्रा होती है, हर्षी दीर्घी मात्रा है। तो की और की उच्चारण से भी अंतर है। क और उ के मिलने से कु, क और उ के मिलने से कु, उ और उ में अंतर होता है, तो कु और कु। क और री के मिलने से क्री, क और रीर के मिलने से क्रीर, क्रीर कहते हैं। एक बार घूमता है, दो बार घूमे क्रीर हो जाता है। क और ए के मिलने से के, क और आई के मिलने से कई, दो तिरछी लाइनें ऊपर में होती हैं, एक तिरछी लाइन यहाँ है। क और ए के मिलने से के, क और आई के मिलने से कई, क और ओ के मिलने से को, क और औ के मिलने से कौ। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जिन वर्णों
का उच्चारण करने में यह विशेष है, इसे ध्यान देंगे, इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। यहाँ पर परिभाषाएं भी लिखी गई हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 13 है। सभी व्यंजन के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। केवल एक स्वर ह्रस्व जो अ, जिसे हिंदी में सब छोटा अ भी कहते हैं, ऐसा स्वर है जो व्यंजन में मिलने पर अलग से नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसकी अपनी मात्रा नहीं होती है, जबकि अन्य स्वर स्पष्ट रूप से मात्रा के रूप में देखे जा सकते हैं। जैसे आकार की मात्रा लगती है तो बगल में आ होता है, जैसे क में आ है। ई की मात्रा होती है तो अक्षर से पहले लगता है, ध्यान रखेंगे ई की मात्रा। और अक्षर के बाद जो मात्रा होती है की, तो उसमें ई दीर्घ होता है। फिर क में ऊ का मात्रा आगे की ओर घुमा हुआ, और ऊ की मात्रा क में ऊ पीछे की ओर घुमी हुई, इस प्रकार से होता है। तो अब आइए इस पाठ के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों में यहाँ पर तालिका दी गई है, उसके पूर्व में जो कहा गया है, जो यह यहाँ पर स्वर और व्यंजन की वर्णमाला है उसे बोलकर पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी तरह से उचित जगह पर भरेंगे। उसके साथ यहाँ पर देख लें, इसमें अ, आ, ई, ऊ, री, यहाँ पर ऋ भराएगा, ऋ लिखेंगे। ली, ए के बाद ऐ, फिर ओ के बाद औ। क वर्ग में क, ख, ग दिया हुआ है, यहाँ घ लिखेंगे, घ हलंत। च, छ, ज हलंत लिखेंगे, झ और य हलंत लिखेंगे। ट वर्ग में ट, ठ हलंत, ड, ढ, ण हलंत। फिर त वर्ग में त, थ हलंत, द हलंत है। फिर ध हलंत और न हलंत होगा। हलंत एक तिरछी लाइन इसमें डालते जाएंगे, जैसा यहाँ त में डाला है वैसे ही थ, द, ध, न। अब प वर्ग में प, फ, यहाँ ब हलंत होगा, फिर भ और म दिया हुआ है। फिर य, र, यहाँ पर र हलंत, व, तो यहाँ पर होगा य, र, ल, व। तो इस प्रकार से हो जाएगा य, र, ल, व। और इसके बाद यहाँ पर तालव्य स्वर लिखेंगे। मूर्धन स्वर, दंत स्वर दिया हुआ है, तालव्य स्वर जिसे श कहते हैं। श और स, ह। तो इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। इसके बाद उच्चारण के अनुसार से देखेंगे वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन जिसे कहते हैं, तो वर्ण संयोजन में होता है कि जब वर्ण का ज्ञान हम जानते हैं, व्यंजनों के साथ में स्वरों को लगाया जाता है और उच्चारण किसी भी चीज़ों के, किसी भी नाम के उच्चारण को करते हैं। कोई भी चीज़ का कुछ नाम होता है और उस जो संज्ञा के शब्द होते हैं उसका ज़्यादातर उसे समझने में कहेंगे, तो उसका कुछ न कुछ जो नाम होता है उसका जो उच्चारण होता है उसमें जो स्वर लगाए जाते हैं, जिस क्रम से लगाए जाते हैं उसी क्रम में उसे बोला भी जाता है। जैसे विभिन्न स्वरों को जब क्रम से जोड़ करके शब्द बनाते हैं तो शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहते हैं। वही वर्ण संयोजन यहाँ दिया गया है। जैसे व, ई, द, य, आ, तो वी, व, ई, वी हो जाएगा हर्षी मात्रा। द, य, द्य, आ, तो विद्या, यहाँ विद्या है ऑलरेडी लिखा हुआ है। आ, म, र, अ, म, तो आम्रम में र की मात्रा और म हलंत, आम्रम। द, ए, दे, द में एकार। व, आ, व में आकार। ल, अ, ल, य, अ, तो देवालय, इस प्रकार से लिख लेंगे। स, अ, र, प, अ,
तो प में ऊपर र की मात्रा, तो सर्प, यहाँ सर्प हो जाएगा। जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके उच्चारण के अनुसार से अलग अलग तोड़ कर लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो यह वर्ण विच्छेद होता है। जैसे रात्रिम, र आ रा है, त र ई त्रि, हर्षी की मात्रा है, त र ई त्रि, और म हलंत, रात्रिम। अश्व है, इसको तोड़ना है तो अ श, यह जो आधा श है तो श हलंत होगा, इसमें अ नहीं लगेगा। अ श व अह, अश्व, क्लियर हो जाएगा। फिर उड़ना, तो र की मात्रा है, ऋण के पहले होगा तो दीर्घ उ पहले लिख लेंगे, उसके बाद र हलंत, उसके बाद ण हलंत और आ, तो उर्णा हो जाएगा। इसको इस प्रकार से अलग करेंगे। नकुला, न अ न हो जाएगा। क उ कु, यानी हर्षुकार, क उ कु, ल अह नकुला, इस प्रकार से होगा नकुला। आगे यहाँ पर यह क्रिएटिव है, इसे आप अपने HW कॉपी में बनाएंगे और इसे सुंदर से इसे क्रिएट करेंगे। 2 बॉक्स बनाएंगे, इसमें एक बॉक्स कम है, ध्यान देंगे, एक बक्सा इसमें ज़्यादा बनाना है। ठीक है, एक बक्सा इसमें कहीं पर भी एक बक्सा बना लेंगे, क्योंकि इसमें जो एक अक्षर है वह इसमें यहाँ पर आना चाहिए, इसमें ज़्यादा आएगा, 8 है। ध्यान रखेंगे। पहला में जो भरेंगे उसमें वह देने दिया हुआ है, प और अ ऑलरेडी डाला हुआ है, प यहाँ डाला और यहाँ डाला। इसके बाद है च, जो च दिया हुआ है, इस च को नीचे व्यंजन वाले बक्से में डालेंगे। फिर जो दिया हुआ है किताब में देखते जाएंगे, तो ई को स्वर वाले बक्से में डालेंगे, व इस व्यंजन वाले बक्से में डालेंगे, ए इस स्वर वाले बक्से में डालेंगे, ऐ यह भी स्वर वाले बक्से में डालेंगे, ह व्यंजन वाले बक्से में डालेंगे, री इस बक्से में डालेंगे, फिर क व्यंजन वाले बक्से में डालेंगे। इस प्रकार से न यह भी व्यंजन में आएगा, उ स्वर वाले बक्से में आएगा, फिर ल इस बक्से में आएगा, फिर औ इस बक्से में आएगा, यहाँ पूरा हो जाएगा। उसका र जो होगा वह इस अतिरिक्त बक्से में आएगा। ध्यान रखेंगे, इस बक्से को अच्छी तरह से भरेंगे। समझ में आया होगा, आप इसे अच्छी तरह से भरेंगे और इसमें मैंने जितनी भी परिभाषाएं मैंने बताया, इन परिभाषाओं को बोलकर पढ़कर याद करेंगे, जिसमें मूल रूप से है वर्ण यानी अक्षर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवाह क्या है, तो अ के साथ जुड़ करके जिन्हें लिखा जाता है, और जो अक्षर अ तथा अन्य स्वरों की मात्राओं के साथ में लिखा जाता है अयोगवाह कहलाता है। अंग और अह, विसर्ग और अनुस्वार और विसर्ग, ये इन्हें कहा जाता है। तो यह नाम भी ध्यान में रखेंगे और इन्हें लिखेंगे। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन जो होता है उन्हें संयुक्त वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो दो जुड़ा होता है, ज़्यादातर संयुक्त व्यंजन ही होता है, इसलिए संयुक्त व्यंजन में जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ करके नए वर्ण का निर्माण करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यह था वर्णमाला का पाठ। आगे हम लोग इसके अगले भाग लिंग के बारे में जानेंगे। इस पाठ को अच्छी तरह से बोलकर पढ़ें और इसके प्रश्नोत्तरों को याद करें। धन्यवाद।